हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है एंड आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। अब हमें रिजल्ट के बारे में बिना सोचे अपने आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि पीओ का एग्ज़ाम 4 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और क्लर्क का भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है 12th से। अब मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैंने आपके साथ ये शेयर किया है कि किस तरीके से मैंने अपनी क्वांट की स्पीड इंक्रीज़ करी एंड आई होप कि ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। मैंने अपना पेपर देना स्टार्ट किया था तब मेरी क्वांट की स्पीड बहुत ही कम थी और मेरा अटैम्प्ट सिर्फ 8 to 10 जाता था, लेकिन मैंने भी उस पर थोड़ा सा वर्क किया और मेरी जो अटैम्प्ट हैं वो ऑन एन एवरेज 25 to 30 के बीच में रहते हैं। तो एटलीस्ट इतना अटैम्प्ट हमें प्री में चाहिए ही होता है अपने मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैं आज आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ एंड आई होप कि ये आपको भी बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले मैं बात करूँगी क्वांट में कंसेप्ट की। हम स्पीड को इंक्रीज़ करने पर तो फोकस करते हैं लेकिन अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने पे पहले हम बिलीव नहीं करते। तो हमें सबसे पहले अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना है एंड आई होप कि आपने अपने कंसेप्ट्स तो स्ट्रॉन्ग कर ही रखे होंगे, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ही कम डेज बचे हैं आईबीपीएस पीओ के लिए और आईबीपीएस क्लर्क के लिए। तो अभी तक आपने अपने कंसेप्ट्स पे जितना वर्क करा है, आई वुड सजेस्ट कि आप बस उन्हीं की प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यू कंसेप्ट्स लर्न करना इस टाइम पे इज़ नॉट यूज़फुल। ठीक है, मेंस के लिए हेल्पफुल होगा लेकिन जब आपको प्री के बाद टाइम मिलेगा आप तब कर सकते हैं बाकी चीज़ें। लेकिन अभी हमें अपने जितना कंसेप्ट हमें आता है, मीन्स जितने चैप्टर्स हमें अर्थमेटिक के या बाकी सब्जेक्ट्स बाकी टॉपिक्स के आते हैं, हम उसी पे वर्क करें, उन्हीं की प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे भी वर्क कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी क्वांट की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन में आपको क्या करना है मैं आपको ये बताती हूँ। जो मैंने किया था ये वही सब है एग्जैक्टली, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। टेबल्स आपको 1 to 20 तक लर्न होने चाहिए। आप चाहें तो मैंने जैसे कर रखा है, आप अपने जहाँ पे भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं अपने स्टडी टेबल के सामने एक बड़े से चार्ट पेपर पे या फिर एक शीट पे 1 to 20 के टेबल्स या वो टेबल्स जो आपको लर्न नहीं है, यूजुअली 12 to 19 के टेबल्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आप वो टेबल्स को लिख करके सामने पेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप 23 और 29 का टेबल ज़रूर लर्न करिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये दोनों ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जिनके मल्टीप्लिकेशंस पेपर में आते हैं। तो उस टाइम हम मल्टीप्लिकेशन चेक करने बैठते हैं कि कौन सा नंबर किस टेबल से कट हो रहा है। जैसे कि 115 मिल गया हमें, तो 115 हम चेक करेंगे, हमें इवन ये इमीडिएटली याद आ जाना चाहिए कि 23 5 115 होता है, तो इससे हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो आप ये काम ज़रूर करिएगा। सेकंड नंबर पे है स्क्वायर्स। ये मैं पहले भी अपने वीडियो में बोल चुकी हूँ कि आपको 1 to 40 तक के स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए। के आगे के स्क्वायर्स याद करना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए भी दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, वो ये है कि 2 डिजिट नंबर यानी कि 41 से लेकर के 99 तक के स्क्वायर और साथ ही 2 डिजिट नंबर के क्यूब्स निकालने की ट्रिक्स हैं। बहुत सारी ट्रिक्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, मैं भी अपने चैनल पर बेसिक ट्रिक्स डाल दूंगी, तो आप वो ट्रिक सीख सकते हैं ताकि अगर एग्ज़ाम में कभी आए तो अगर हमें मल्टीप्लाई ना करना पड़े, उससे बचने के लिए हम ये ट्रिक्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही क्यूब आपको 1 to 20 करने हैं। 20 से ज़्यादा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपको 20 तक भी नहीं होते हैं तो मिनिमम आप 1 से लेकर के 15 तक के क्यूब को याद कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये वो चीज़ है जो हमारी कैलकुलेशन पेपर में टाइम बचाएगा। ये हमें नंबर सीरीज़ में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि कई बार नंबर सीरीज़ ऐसी आ जाती है, मान लो कि स्क्वायर -1 करके सीरीज़ चल रही है, लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता कि नंबर सीरीज़ है क्या। तो अगर हमें स्क्वायर्स लर्न होंगे तो हम ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे चीज़ों को कि क्या है क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड रिवर्स। दैट मीन्स फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। ये कैसे होता है, जैसे कि मान लो आपको 25% दिया हुआ है। ठीक है, आपको अब पता होना चाहिए कि 25, मान लो आपको दिया कि 25% का इंक्रीज़ हो रहा है किसी चीज़ में, तो आप क्या करोगे, आप पहले लिखोगे x मानोगे, फिर 25% इंक्रीज़ करोगे, फिर ऐड करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे। इससे बेटर आपको पता होना चाहिए कि 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि कोई चीज़ पहले 4 यूनिट थी और वो 1 यानी कि इंक्रीज़ होकर के 5 यूनिट्स हो गई। तो अगर आपको न्यू यूनिट की वैल्यू दी है तो आप 5 से इक्वेट कर दो,
आपको 4 यूनिट की निकालनी है तो आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेम अगर आपको मान लो दिया है 1/7 तो आपको पता होना चाहिए 1/7 कितना परसेंट है। आपका आंसर फ्रैक्शन में आ गया और आपको जो ऑप्शंस दिए हैं वो परसेंटेज में दिए हैं, तो यू शुड नो कि 1/7 क्या होता है, 14.28% होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी हमें लर्न करनी है। उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन हमें सारी ट्रिक्स नहीं करनी, क्योंकि अगर हम ट्रिक्स ही करते रह जाएंगे तो हम पेपर में एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या ट्रिक किस चीज़ पे हमने अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स आप सारी मत करना, बेसिक बेसिक चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि 11 का मल्टीप्लिकेशन टू 5 अगर हमें दिया है या 25 अगर हमें दिया है, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि ईजी है मल्टीप्लाई करने में, क्विक मल्टीप्लिकेशन आपको देते हैं, आपको वो करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि मान लो आपको दिया है 198 इंटू 11, ठीक है। अब आप 11 का टेबल से या तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए या तो बेसिक मेथड से मल्टीप्लाई कीजिए, या आपको ये बात पता होगी कि 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट एज इट इज़ लिखते हैं, उसके बाद हम ऐड करते हैं 9 और 8 17, तो 7 1 कैरी, 9 एंड 1 10 और एक 11, तो 11 का 1 और 1 ऊपर गया तो 1 एंड 1 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2178, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लो आपको दिया है 40 इंटू 25। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आपको पता हो कि 25 4 ज़ा 100 होता है, या फिर आपको ये पता हो कि 25 का मतलब क्या होता है, 1/4। अभी हमने देखा था 25% 1/4, यानी कि अगर मैं इसको 1/4 लिखती हूँ तो मैं इसके ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। मीन्स कि मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब भी क्या होता है, 25 ही होता है। तो मैं 40 को सीधा 4 से कैंसिल आउट करूँगी, यानी कि 10 और 2 0 ऊपर वाले, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिस बारे में मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं, आप इन सब चीज़ों का, अगर आपको ये लर्न नहीं रहती है तो आप इन चीज़ों को एक चार्ट पर लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने लगाइए, और डेली जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, सुबह उठते हैं या कभी भी आप फ्री होते हैं, तो आप इन चीज़ों को अपने रूम में आते जाते रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको लिटरली बहुत हेल्प करेगा पेपर में। उसके बाद थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बिना कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। हम चाहे कितनी भी ट्रिक्स लर्न कर लें या हम जितनी मर्जी पढ़ाई कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस भी करिए। जहाँ पे भी जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको 1-2 मॉक टेस्ट में हो सकता है इन चीज़ों को अप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन जैसे जैसे आप अपने आगे आने वाले मॉक टेस्ट में इनको अप्लाई करेंगे, आपकी इन पे कमांड बनती जाएगी, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर अप्लाई करिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने क्वेश्चन को ड्रॉप कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।